पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था अपना लास्ट मैथ का प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखा था, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें हम लोगों ने कार्ड के बारे में भी समझा था क्या होता है। ठीक है ना। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी में जो कुछ भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था, क्या उसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए, कोई डाउट नहीं है। तो आज हमारा बारी है इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, और इसमें एक ही एक्सरसाइज है ना। तो प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज को निकाल लीजिए। जिसके पास पुराना वाला बुक है एनसीईआरटी का, उसमें 14.1 होगा, 14.1 होगा, या फिर सिंपली 14 भी हो सकता है। नहीं तो फिर जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है उसके पास एक्सरसाइज होगा 15.1। ठीक है ना। मतलब कि लास्ट वाला आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर निकालिए, उसमें जो एक्सरसाइज उसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। 15.2 नहीं, वो ऑप्शनल है, उसको नहीं बनाना होता, और वो एग्जाम में आता भी नहीं है। ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए आप लोग। शुरू करते हैं। चलिए, रेडी, शुरू हो जाइए। सबसे पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है हमारा, पहले में 5 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसको अपने पास आप पेंसिल लीजिए, इसको हम लोग बुक में ही भर लेते हैं। सबसे पहला इसमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। सिंपल सा बात ये क्या कर रहा है, बात ये कर रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हुए भी चलते हैं। हालांकि इसको आप बुक में भर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको बुक में आप भर लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहला में बात कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। याद कीजिए, इन दोनों का वैल्यू कितना हुआ करता था? 1 हुआ करता था। हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में जान चुके हैं। इसका मतलब होता है कि जो हो सकता है, इसका मतलब वैल्यू होता है हमारा 1, और इसका मतलब जो नहीं हो सकता उसका 0 होता है। तो इन दोनों को आपस में आप ऐड कीजिएगा तो हमारा आएगा वैल्यू 1। तो पहला का हमारा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जहां पे डाउट हो फटाक से पूछना है। आगे बढ़ते हैं फिर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, सेकंड नंबर आ जाइए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हमारा होने का संभावना है ही नहीं, वो क्या होगा? उसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो सबसे पहला आप इसमें पहला का पहला ये आंसर था, और ये दूसरा पहला हमारा 0 होता है। ठीक है, और 0 जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, है ना। तो इम्पॉसिबल इवेंट लिख दीजिए आप इसके सेकंड में, क्योंकि इसमें 2 ब्लैंक है ना। इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए, अब इसके थर्ड में आइए। थर्ड में क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी जिसके होने का संभावना निश्चित है कि वो होगा ही होगा, तो क्या होता है? इसका वैल्यू 1 होता है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्योर इवेंट, या फिर सर्टेन इवेंट, या फिर पॉसिबल इवेंट, आप जो भी कह लीजिए, सब सेम है। मतलब कि जो हो सकता है उसका वैल्यू 1 होता है। इसको हम लोग श्योर इवेंट भी कहते हैं, आप चाहें तो इसको सर्टेन इवेंट भी कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको पॉसिबल इवेंट भी कह सकते हैं। एक ही नाम लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो हमने एक यहाँ पे श्योर इवेंट लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। इसमें कहा गया है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। ऑल द एलिमेंट्री इवेंट का मतलब है, मतलब कि ऑल द एलिमेंट्री इवेंट का मतलब है जो हो सकता है और जो नहीं भी हो सकता है, उसका वैल्यू कितना होगा? 1। यानी कि ये पहला वाला ही सवाल पूछ रहा है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया, तो इसका वैल्यू भी आप 1 लिख लीजिएगा। चौथे नंबर का आंसर 1 हो जाएगा। मतलब कि जो हो सकता है और जो नहीं हो सकता है, सारे एलिमेंट्री इवेंट कहने का मतलब यहाँ पे है जो हो सकता है और जो नहीं हो सकता है, यानी कि पॉसिबल इवेंट प्लस इम्पॉसिबल इवेंट, वैल्यू 1। तो आप 1 लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए, लास्ट 5वें नंबर में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है उसका रेंज 0 से बड़ा हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इट मीन्स पहला वाला हमारा ब्लैंक में क्या आएगा? 0, और दूसरे वाले में क्या आएगा? और एंड लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि हमारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन कभी कभी एग्जैक्ट 0 भी आ जाएगा और कभी कभी एग्जैक्ट 1 भी आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये था। तो पहला वाला कंप्लीट, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आइए आप सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में आपको
करना कुछ नहीं है, पहले समझिए मेरे बातों को ध्यान से। यदि आपने इक्वली लाइकली इवेंट को समझा था जब हम बता रहे थे आपको, तो इक्वली लाइकली इवेंट यदि आपको मालूम है तो ये सेकंड नंबर सवाल आपके लिए कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। देखिए इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब हमने आपको बताया था जिसके होने और ना होने का संभावना 50-50 होता है। एग्जाम्पल हमने दिया था, याद कीजिए, जब हम आपको इक्वली लाइकली इवेंट बता रहे थे तो हमने एग्जाम्पल आपको दिया था एक सिक्के का, यानी कि यदि हम लोग एक सिक्का टॉस करते हैं तो आपको मालूम है एक सिक्के में दो ही पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल, तो दोनों के आने का संभावना 50-50 है। आप ये नहीं कह सकते कि सर आप सिक्का उछाल रहे हैं तो 90% चांस है कि टेल आएगा या फिर हेड आएगा, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब कि दो पहलू है तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इसका मतलब दोनों के आने का 50-50 चांस है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। एक बार फिर से बताते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है जिसके होने का और ना होने का संभावना बिल्कुल 50-50 है, 50-50, 50-50, इसी को हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। अब सवाल नंबर 2 पढ़िए, क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम। देखो इक्वली इवेंट बोलो, सॉरी इक्वली लाइकली इवेंट बोलो या फिर इक्वली लाइकली आउटकम बोलिए, बात सेम है। तो इनमें से हमारा कौन सा इक्वली लाइकली इवेंट या फिर आउटकम है, एक्सप्लेन कीजिए आप इसको। सबसे पहला देखिए ध्यान से, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। मतलब कि ड्राइवर है जो कि गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो बताइए गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, क्या 50% चांस है? पहली बार आप सुनेंगे ना तो आपको लगे कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, गाड़ी स्टार्ट हो भी सकता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांस है। पहली बार आपको यही लगा होगा, लेकिन यहाँ पे आप समझिए, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाइए आप लोग, ठीक है। यदि एक ड्राइवर है तो ऑब्वियस ही बात है, ड्राइवर है तो कार वो चलाता ही होगा। अब यहाँ पे वो केस मत लीजिएगा कि सर हो सकता है गाड़ी 10 साल से पड़ा हुआ हो, 20 साल से पड़ा हुआ हो, नहीं, उतना दूर आपको नहीं जाना है। सिंपली आप अपने एवरीडे लाइफ में सोचिए कि एक ड्राइवर है, डेली गाड़ी चलाता होगा, तो 90% चांस है कि वह गाड़ी को स्टार्ट करेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? मतलब कि एक ड्राइवर है, ड्राइवर का काम क्या है, डेली गाड़ी चलाना, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें तो 50% से ज़्यादा ही चांस है कि हाँ भाई ड्राइवर है, काम ही है गाड़ी चलाना, तो गाड़ी स्टार्ट करेगा तो हो जाएगा। तो क्या इसमें 50-50 चांस है? नहीं है, 50-50 नहीं है, 80 to 90% चांस है कि गाड़ी स्टार्ट हो ही जाएगा, क्योंकि उसका डेली का काम है वो। तो क्या ये हमारा इक्वली लाइकली इवेंट हुआ? नहीं हुआ, ठीक है ना। तो दूसरा का पहले में लिख लीजिएगा आप, इट इज नॉट अ इक्वली लाइकली, इट इज नॉट अ इक्वली लाइकली इवेंट, या फिर आप आउटकम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आउटकम्स, ओके। अच्छा इसमें ना एक्सप्लेन भी कहा गया है, तो एक्सप्लेन क्या आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए क्या करना है एक्सप्लेन आपको, इट इज नॉट अ लाइक इक्वली लाइकली इवेंट, ये हमने आपको यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा गेट खोल दीजिए, बस ज्यादा नहीं, ठीक। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमने आपको बता दिया कि ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। अब बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए, आप इस तरीके से देखो, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, वो मेरा वर्ड होगा, आप एक्सप्लेन करोगे, आपका वर्ड होगा। मतलब कि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है जो सेम आएगा, स्टेटमेंट है, सबका अपना अपना लिखने का तरीका अलग होता है। लेकिन हाँ इसमें आप क्या लिखिएगा, थोड़ा सा हम आपको हिंदी में बता दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम इंग्लिश में लिख तो देंगे लेकिन मेरा स्टेटमेंट हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, आपका लिखने का तरीका अलग होगा, तो आप लोग इसको लिखिएगा। लेकिन हाँ ये तो कॉमन रहेगा सब में कि ये एक इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ऐसे लिखेगा कि हो सकता है कि ड्राइवर कार स्टार्ट करने जा रहा है तो कार स्टार्ट हो जाए, इट मे हैपन, इस तरीके से आप बना के अपना लिख दीजिएगा इसमें, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन भी करना था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आप ऐसे लिखिएगा कि ड्राइवर स्टार्ट करने जा रहा है कार, तो ज्यादा संभावना है कि कार स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ड्राइवर उसका डेली का काम है। तो इसी को बस थोड़ा सा आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन करके बता दीजिए। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू सबका बराबर आएगा, नहीं, ये स्टेटमेंट है, सबका स्टेटमेंट बदल सकता है, आपका अलग होगा लिखने का तरीका, उसका अलग होगा, लेकिन बात तो कहने का सेम ही होगा ना, मकसद तो सेम होगा कि हाँ भाई ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, ठीक है। बस अपने इस वर्ड में इसको थोड़ा सा और सजा के लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट और मिसेस द शॉट। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी लग रहा होगा कि सर
एक प्लेयर है, बास्केटबॉल रखा हुआ है, वो उसको हिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। आपको लग रहा होगा कि सर हाँ 50-50 चांस तो बन रहा है कि वो शूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ऐसा आपको लग रहा होगा अभी फिलहाल। मतलब यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कहना यह चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप समझिए, पहला तो वो प्लेयर है, बास्केटबॉल का प्लेयर है। प्लेयर है इसका मतलब कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो होगा उसको, पहली बात। और दूसरी बात, ग्राउंड में बॉल रखा हुआ है, उसको वो शूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आप चलो लॉजिक लगा के बताइए। प्लेयर है, बास्केटबॉल का प्लेयर है, तो शूट कर पाएगा कि नहीं कर, शूट करने का मतलब हिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आराम से कर पाएगा भाई, क्योंकि प्लेयर है। मतलब कि ज्यादा संभावना है कि वो प्लेयर है बास्केटबॉल का, तो ऑब्वियस सी बात है बॉल को हिट कर देगा, है ना, क्योंकि प्लेयर है, उसका डेली का काम है वो खेलना। तो क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट हुआ? नहीं हुआ। तो ये भी हम लोग यहां पे लिख देंगे, इट इज नॉट अ इक्वली लाइकली आउटकम, या फिर इवेंट, आप जो लिखिए। क्यों नहीं है? रीजन क्या बताएंगे आप इसमें? रीजन ऐसे लिखिएगा कि वो प्लेयर है, बास्केटबॉल का प्लेयर है, तो ज्यादा संभावना है कि भाई चूंकि प्लेयर है तो हिट कर देगा। प्लेयर है, अब आप खुद सोचिए ना कि सामने रखा हुआ बॉल है और बास्केटबॉल का प्लेयर है, क्या वो हिट नहीं कर पाएगा उसको? आराम से कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए इसका। तो स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सजा के लिख देना है इसमें, ठीक है ना। चौथे नंबर में आइए, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। इसको ना आप अपने ऊपर लेके समझिए इसको। आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन आया ट्रू फॉल्स का, क्या संभावना है कि आप उसको सही मारिएगा टिक, या फिर गलत टिक मारिएगा? हाँ, इसमें बिल्कुल 50-50 चांस बन रहा है कि हो सकता है कि आप गलती भी कर दें, हो सकता है कि आप सही भी टिक कर दें। इसका मतलब हो गया कि ये हमारा वाकई में इक्वली लाइकली इवेंट है, क्योंकि आपके सामने सवाल आया है ना। आपको तो देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, आप लोग जाके बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, आपके सामने यदि एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया, क्या संभावना है कि आपने बहुत अच्छा तैयारी किया है तो आपसे वो बन ही जाएगा? क्या पता सीबीएसई ने बहुत अंदर के क्वेश्चन को निकाल के दे दिया? तो इसका मतलब है कि ये वाला हमारा संभावना है कि भाई गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ट्रू और फॉल्स दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा वाकई में इक्वली लाइकली इवेंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज अ इक्वली, हाँ, इक्वली लाइकली आउटकम्स। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर में आइए। चौथा नंबर है अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। मतलब कि एक बेबी जन्म ले रही है, ऐसा समझिए। क्या संभावना है कि वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी? कोई संभावना है? 50-50 चांस है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वली लाइकली इवेंट होगा, यानी कि 50-50 चांस है कि नहीं? इट इज अ इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आइए, हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। अच्छा, ये ना, ये आपको अपने से लिखना है, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, डू इट योरसेल्फ। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसमें भी ना आपके विचार यहाँ पे प्रस्तुत करने हैं। मेरा विचार से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको बोर्ड थोड़ी ना देना है एग्जाम, यहाँ पे आपका विचार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेकिन हम इसका मतलब समझाते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है ना कि अच्छा, आपने देखा है कौन सा गेम कहा गया इसमें? फुटबॉल। चले फुटबॉल आप समझ लीजिए इसमें। अच्छा, जब फुटबॉल का गेम होता है तो फुटबॉल के गेम शुरू होने से पहले कौन सा टीम बॉल को अपने पास रखेगा, इसके लिए टॉस होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि टॉस करना ही एक अच्छा ऑप्शन क्यों माना जाता है, एक सही, एक फेयर वे क्यों माना जाता है टॉस करना? तो इसका सीधा सा जवाब हो सकता है कि टॉस में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो इसमें चीटिंग का कोई संभावना ही नहीं है। आप इसको अपने से सजा के लिखिएगा, क्लास 10th में है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं।
क्योंकि देखिए यहाँ पे हम अपना विचार लिख देंगे, मेरा स्टेटमेंट अलग होगा, हालांकि मकसद सबका लिखने का एक ही होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपका शब्द तो अलग होगा ना। तो इसको हम ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आखिर किसी भी गेम के पहले सिक्के को टॉस करना ही ज़्यादा फेयर वे क्यों माना जाता है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे ये लिखिएगा, क्योंकि उसमें दो पहलू होता है, हेड और टेल, उसमें कोई भी चीटिंग का संभावना जल्दी बनता नहीं है, इसलिए कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम लोग टॉसिंग को एक फेयर वे मानते हैं। कोई दिक्कत इसमें, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं करना है आपको, नंबर उम्बर नहीं, बस स्टेटमेंट में आपको सजा के थोड़ा सा लिख देना है। तो चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे आइए, चौथे नंबर में क्या कहा गया। अच्छा, चौथा नंबर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन चारों में से हमारा प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं होगा, जरा देखते हैं ध्यान से। देखिए पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे 2/3 है, देखते चलिए। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे 2/3 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। चलिए 2/3 है ना पहला, हाँ 2/3 है, इसको आप डिवाइड कीजिए, नहीं लगेगा 0 पॉइंट इतना, 6 बार में लगेगा 18, यानी कि 0.6666 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 0.66 आप इतना लिख दीजिए, काम चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ए नंबर हो गया। बी नंबर में आइए, -1.5। सी में आइए 15%, इसका मतलब है 15/100। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 100 से करेंगे नहीं लगेगा, 0 पॉइंट दे देंगे, एक बार में लगेगा 0.5, 5 बार में 500, यानी कि 0.15। इसका डी नंबर ऑप्शन क्या है, 0.7। डी नंबर इसका है 0.7। चलिए अब इसको हमने सॉल्व करके आपको क्यों बताया, अब यहाँ पे आप बता पाएंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बताइए कि आखिर हमारा प्रोबेबिलिटी का रेंज कितना है, 0 और 1, कभी कभी 0 भी और कभी कभी 1 भी, श्योर इवेंट में 1 और इम्पॉसिबल इवेंट में 0। तो यहाँ पे ये जो हमारा 0.66 है, ये तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। बी को छोड़ रहे हैं, इस पे आइए आप, इसको हमने सॉल्व किया तो 0.15 आया, ये भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये भी हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन बी नंबर को आप ध्यान से देखिए, ये हमारा 0 से छोटा है, क्यों, क्योंकि माइनस वाला नंबर है, और माइनस वाला नंबर हमेशा 0 से नीचे होता है। तो क्या ये वाला हमारा किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा टिक आप बी नंबर में कर दीजिएगा, मतलब कि बी नंबर हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा 0 से छोटा है। लेकिन हमारा रेंज क्या है प्रोबेबिलिटी का, 0 और 1 के बीच में, कभी कभी 0 भी और कभी कभी 1 भी। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, चौथा वाला कंप्लीट समझे जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर पांचवें नंबर में आइए। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, पांचवा नंबर कह रहा है, अच्छा हाँ पांचवा नंबर इंपॉर्टेंट है, यहां से बनाते हैं। पांचवा नंबर इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया इसमें, देखिए प्रोबेबिलिटी, सॉरी, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू 0.05, यानी कि हमारे पास ये चीज दिया गया है 0.05, यही है ना, हाँ 0.05 भी हमको दिया गया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई का मतलब है ये हमारा कितना होगा, नॉट ए का हमने बताया था ना, इसका मतलब ये। तो आपके पास ये दिया हुआ है, ये आपको पता करना है। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है इस प्रकार के चीजों को निकालने का, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो कैसे हम लोग लगाएंगे इसको, देखिए हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो हमारे पास दिया हुआ है कितना, 0.05 प्लस ये हमारे पास नहीं दिया गया है बराबर 1। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले को उधर आप भेज दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। तो थोड़ा सा यदि आपको कैलकुलेशन हार्ड लग रहा है ना, कोई बात नहीं है, कर लीजिए, इतना भी इसमें नहीं कि हाँ इतना छोटा सा कैलकुलेशन हम करेंगे, नहीं, अपने ईगो को साइड में रखिए। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, इतना छोटा सा एक कैलकुलेशन कर तो लेते हैं,
आ भी जाता, कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ हमने बना लिया, लेकिन कई बार डेसिमल में गलती ज़्यादा होता है। इसीलिए आप ये मत सोचिएगा क्लास 10th में है इतना छोटा सा कैलकुलेशन हम जाके करने जाएंगे कॉपी पे, नहीं, इससे आप बचिए, क्योंकि बोर्ड में ना छोटा छोटा मिस्टेक ही आपका नंबर काटता है। बड़ा वाला सवाल में प्रोसेस में नंबर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाला मुश्किल से 1 नंबर में आता है, और इसमें यदि आप गलती कर दिए, आपने बनाया भी, आंसर भी गलत आ गया, तो क्या फायदा। इसलिए थोड़ा सा जहाँ पे डेसिमल खास करके दिख जाए ना, वहाँ पे आप सतर्क हो जाइए, डेसिमल में गलती ज़्यादा होता है इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 1.0 और यहाँ पे हमारे पास 0.05 है, तो माइनस कीजिए 5, ये हमारा बच गया 9, 0 यानी कि 0.95, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका मतलब हो गया कि होने का संभावना 0.05 है और ना होने का संभावना 0.95 है। तो बताइए हमारा कोई भी जो किसी भी चीज का ये सवाल दिया गया होगा, मान लीजिए, तो होने का संभावना 0.05 है और ना होने का संभावना हमारा 0.95 है, तो ज्यादा कौन हुआ? ना 95 हमारा ये ज्यादा होने का मतलब कि ना होने का संभावना है। इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा जो भी जिस भी चीज का रहा होगा नहीं होगा ये चीज। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना होने का संभावना ज्यादा है। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें कहा गया था। आगे बढ़ते हैं फिर 6 नंबर में आइए। 6 नंबर में क्या कहा गया? अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, उस बैग में ना मात्र लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, मतलब कि चॉकलेट है, उस चॉकलेट में ना लेमन फ्लेवर मिला हुआ है। आपने चॉकलेट खाया होगा बचपन में, वो नींबू थोड़ा सा खट्टा खट्टा टाइप लगता है। तो एक बैग है, उसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, ठीक है, यानी कि चॉकलेट है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मतलब कि इधर ऐसे समझिए आप, इधर बैग रखा हुआ है, मालिनी बैग में हाथ ऐसे डालती है, एक चॉकलेट को बाहर निकाल लेती है, पता नहीं कौन सा निकला, ठीक है, निकालती है। आगे बढ़ते हैं फिर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, क्या संभावना है कि वो क्या निकाली है? एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाली है। तो बड़ा लॉजिक से सवाल आप बताइए, मतलब लॉजिक लगा के बताइए। उस बैग में केवल और केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो क्या संभावना है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकला होगा? 0, क्योंकि ऑरेंज का तो बात ही इसमें नहीं हुआ, लेमन फ्लेवर का है ना, तो लेमन फ्लेवर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है किसका? ऑरेंज फ्लेवर का। क्या कोई संभावना है? कोई संभावना नहीं है। तो आप इसका क्या लिख देंगे? 0, यानी कि इस क्षमा का पहला क्या हो जाएगा? 0, और बगल में आप चाहें तो इम्पॉसिबल इवेंट भी लिख सकते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड में आ जाइए आप। सेकंड में क्या कहा है? अ लेमन फ्लेवर कैंडी। हाँ, ये बात सही है कि हाँ, यदि बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी है तो वो हाथ डाल के निकाल रही है, इसका मतलब कि लेमन फ्लेवर कैंडी ही निकलेगा। तो इसका संभावना कितना है? 1, क्योंकि श्योर है ना भाई, लेमन ही निकलेगा, एकदम कंफर्म है। तो इसको आप चाहे तो श्योर इवेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर भी कंप्लीट समझा जाए। आगे बढ़िए 7 नंबर में आइए। 7 नंबर में क्या कहा गया है? 7 नंबर में कहा गया है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। मतलब कि 3 स्टूडेंट हैं और उन 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे ना होने का संभावना 0.992 दिया हुआ है। मतलब कि समझिए, सपोज करो कि आप 3 दोस्त हो, 3 दोस्त में से 2 दोस्त का सेम बर्थडे नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया है? 0.992 दिया गया। ठीक है, आगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो बताइए कि 2 दोस्त का सेम बर्थडे होगा, इसका क्या संभावना है? यानी कि बर्थडे सेम ना होने का संभावना दे दिया आपको, और आपको निकालना है बर्थडे सेम होने का। इसका मतलब यहाँ पे आप बताइए 7 नंबर में, इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, ये आपको दिया हुआ है, बर्थडे सेम नहीं है, मतलब कि वो नॉट इवेंट का बात कर रहा है, मतलब कि नेगेटिव सेंस से बात कर रहा है। और ये हमारा किसका वैल्यू होता है? नेगेटिव का ही तो होता है। आपको निकालना किसका है? यानी कि बर्थडे होने का संभावना, यानी कि आपको निकालना है बेसिकली
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का निकालना है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा यही वाला, ठीक है ना। लगाते हैं फॉर्मूला, क्या कहता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई का वैल्यू 1 होता है। तो ये आपको पता करना है। तो यदि आपको ये पता करना है तो इसके जगह पे हमको 0.992 लिखना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसको आप कर लो 1 माइनस 0.992, इसका आंसर 0.008 आएगा। हालांकि यदि आपका दिल ना माने तो आप यहाँ पे सॉल्व भी कर लीजिए। 0.992, 10 में 2 जाएगा 8, 9 में 9 गया 0 0 0, वही बात है 0.008। इसका मतलब हो गया कि दो दोस्त का जो बर्थडे है सेम नहीं होने का संभावना कहा गया 0.992 है, और दो दोस्त के होने बर्थडे सेम होने का संभावना 0.008 है। इसका मतलब है कि बर्थडे सेम नहीं होने का संभावना ज़्यादा है। हो भी सकता है ना भाई, क्या क्या संभावना है कि 2-3 दोस्त हैं, दोनों दोस्त में दोनों का बर्थडे सेम हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी कभी, है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो सवाल बनाने का तरीका हमारा ये था, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं फिर 7 नंबर के बाद 8 नंबर में आइए। 8 नंबर से हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकल सवाल शुरू होता है, प्रोबेबिलिटी को निकालने का तरीका। यहीं से हमारा मेन सवाल आप कह सकते हो शुरू होता है। यहाँ तक तो बड़ा बच्चा टाइप सवाल था। देखिए अब 8 नंबर, अब आपका सीरियस आपको हो जाना है, समझिए ध्यान से। 8 नंबर सवाल पढ़िए, अब यहीं से आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। कहा गया है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, चलिए पहले इतना कर लेते हैं हम लोग। एक बैग है जिसमें कितना कितना बॉल है भाई, 3 लाल वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रेड बॉल्स कितने हैं 3, ब्लैक बॉल कितने हैं 5 है। तो टोटल बॉल कितने हुए आपके पास, टोटल बॉल का मतलब मालूम है क्या निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल आउटकम्स। टोटल बॉल्स मतलब 8 हो गए हमारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। देखिए रैंडम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ना इधर बैग रखा हुआ था, इस बैग में 3 लाल बॉल था और 5 हमारा काला वाला बॉल था बैग में रखा हुआ। हम इधर देख रहे थे, हमने हाथ डाला बैग में, एक बॉल हमने निकाल लिया, पता नहीं किस कलर का निकला हमको नहीं पता, लेकिन बॉल हमारा निकल गया। क्या संभावना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। क्या संभावना है कि बॉल हमारा लाल ही निकला होगा। तो हमको संभावना निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना है लाल का। तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहते हैं। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। हालांकि इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के अलग अलग बुक में लिख दिया गया है, लेकिन इससे आसान फॉर्मूला इसका लिखने का तरीका और नहीं हो सकता, इतना ही आप याद रखिएगा। हमको इसमें पूछा गया है रेड बॉल का, है ना, कि रेड बॉल का संभावना क्या होगा। तो इसको लिखने का तरीका भी होता है, समझिए पहले तरीका सीख लीजिए। आप पी तो लिखोगे, ये जो ई है ना, ई के बदले में आप क्या लिखोगे, इवेंट, मतलब कि किसका सवाल आपसे पूछा जा रहा है, रेड कलर का। तो कैसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, यानी कि ये वाले जगह पे ई के जगह पे हम लोग वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो किससे पूछा गया था, किसके बारे में, रेड बॉल के बारे में। तो लिखने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी, इसको पढ़ने का भी तरीका होता है, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट का मतलब ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो रेड बॉल, अब ऊपर में हमारा फेवरेबल आउटकम है। फेवरेबल आउटकम का मतलब है जिसके बारे में पूछ रहा है उसका वैल्यू कितना है। रेड बॉल के बारे में पूछ रहा है, तो रेड बॉल कितना है 3, तो ऊपर में लिखा जाएगा 3 हमारा। और टोटल आउटकम का मतलब है टोटल कितना बॉल है 8, हो गया। यहाँ पे आप टोटल बॉल ना लिख के बल्कि आप क्या लिख दो, टोटल आउटकम्स लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा।
8 हो गया, बस इसका आंसर कंप्लीट, 3/8 बस। तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला था। फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करना है मालूम चल गया। पी का पी मतलब प्रोबेबिलिटी तो आपको लिखना है। ई का मतलब है जिसके बारे में आप निकालने जा रहे हैं आंसर, उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। तो आप रेड बॉल के बारे में निकालने जा रहे थे तो लिखेंगे गेटिंग रेड बॉल, ओके। ब्लैक बॉल पूछेगा गेटिंग ब्लैक बॉल, इस तरीके से। और फेवरेबल आउटकम का मतलब है जिसके बारे में पूछ रहा है सवाल में, जैसे रेड बॉल के बारे में पूछा, फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो कितना है। इसमें रेड बॉल के बारे में पूछा गया तो रेड बॉल है कितना, 3। और नीचे टोटल आउटकम का मतलब आपको मालूम है टोटल कितना है, बस इस तरीके से करना है। अब इसका आप सेकेंड में आ जाइए। सेकेंड में क्या कहा है, नॉट रेड। अच्छा, नॉट रेड का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। नॉट रेड इसका मतलब लाल नहीं, तो बचा कौन फिर, ब्लैक। तो हमको ब्लैक निकालना है यहाँ पे। तो बहुत सारे बच्चे ना नॉट रेड का मतलब रेड ही, सॉरी नॉट रेड का मतलब रेड ही समझ लेते हैं, नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि आप उसका संभावना निकालो जो नॉट रेड है। जो नॉट रेड है, जो लाल नहीं है, इसका मतलब वो ब्लैक वाला बच गया हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखेंगे, गेटिंग क्या, हाँ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल हमारे पास है कितना, 5/8 हो गया इसका आंसर, बस इतना ही करना था इसमें। तो फॉर्मूला भी आपको अब इस्तेमाल करना आ गया होगा। डेसिमल में मत करिए, इतना करके आप छोड़ दीजिए, फ्रैक्शन में काफ़ी है, ठीक है ना। और यदि आपका दिल नहीं मान रहा है कि सर इसका आंसर क्या 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, बिल्कुल करेगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, तो ये हमारा 8 तक हो गया। 9वां नंबर देखते हैं क्या है। हाँ 9वां नंबर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दे पूरा। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वां नंबर थोड़ा सा हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। नौवे नंबर में आइए, ब्लू मार्कर। चलिए पहले आप 9वां नंबर पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है। कहा गया है अ बॉक्स कंटेन्स, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 5 लाल मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है और 4 हमारा ग्रीन मार्बल है। तो पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए रेड, सॉरी कौन कौन सा मार्बल है, पहले रेड मार्बल बताइए, रेड मार्बल कितने हैं, रेड मार्बल्स 5 है। उसके बाद फिर व्हाइट मार्बल कितने हैं, 8। और कौन है, ग्रीन, ग्रीन कितने, 4। तो टोटल आउटकम कितने हुए आपके पास, टोटल आउटकम्स 12, सॉरी 8 4 12, 12 5 17, ठीक है। चलिए इतना हमने काम कर लिया, अब आगे जो भी पूछ ले आराम से बन जाएगा, इतना ही तक देरी होता है बस। आगे कहा गया तो बॉक्स में हमारे पास टोटल कितने मार्बल, 17 मार्बल हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, मतलब कि मान लीजिए हमारा बॉक्स रखा हुआ था, हम इधर देख रहे थे, एक मार्बल ऐसे हम बाहर निकाल लिए, किस कलर का निकला हमको नहीं मालूम है। देखते हैं क्या कहा गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, क्या संभावना है कि आपने बिना देखे जो मार्बल निकाला वो मार्बल हमारा रेड होगा, क्या संभावना है। चलिए हम लोग निकालते हैं किस क्या संभावना है। तो पहला हमारा किसका बात कहा गया है, रेड का। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल्स, रेड मार्बल्स का बात किया जा रहा है। तो फेवरेबल आउटकम ऊपर में होता है हमारा, फेवरेबल आउटकम का मतलब जिसके बारे में पूछ रहा है, तो रेड के बारे में पूछ रहा है। तो रेड कितना आपके पास है, 5, तो 5/17 इसका आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना है इसके आगे। दूसरे नंबर में आइए, क्या कहा गया है, रेड के बाद क्या है, व्हाइट। तो व्हाइट के बारे में भी निकालेंगे उसी तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, व्हाइट मार्बल्स। व्हाइट मार्बल कितने हमारे पास,
8/17 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में कहा है नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी उसका निकालो जो ग्रीन नहीं है। तो ग्रीन नहीं है तो हमारा बचा कौन, एक लाल वाला और एक उजला वाला। तो लाल और उजले को जोड़ना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल्स, यानी कि आपको सवाल ही कह रहा है उसका प्रोबेबिलिटी बताओ जो ग्रीन नहीं है। तो जो ग्रीन नहीं है वो हमारा रेड और व्हाइट है। तो कितना होगा रेड और व्हाइट, 8 और 5 13। तो हमारा 13/17 ये इसका आंसर हो गया। बस 10वें नंबर में आइए। इसीलिए हमने आपको पहले वाले क्लास में ही कहा था कि प्रोबेबिलिटी से आसान चैप्टर इस पूरे क्लास 10th में कोई भी नहीं है। बस आपको एक बार समझ में आ गया ना तब, नहीं तो फिर तो हर एक चैप्टर अपने हाथ में हार्ड है। 10 नंबर में आइए, पेज को पलटिए जल्दी। 10 नंबर में देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है। 10 नंबर में आप पिगी बैंक का मतलब आपको ना ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आता तो आप समझो सीधा गुल्लक, मिट्टी वाला, ठीक है। अब तो प्लास्टिक वाला भी आने लगा ना, लेकिन प्लास्टिक वाला में वो आनंद नहीं है, मिट्टी वाला ठीक रहता था। जैसे मिट्टी वाला में क्या होता था ना, ऐसे सिक्का गिराते थे ना तो आवाज़ आता था। आवाज़ प्लास्टिक वाला में भी आता है लेकिन वो कान को ना संतुष्टि नहीं मिलता उसमें। मिट्टी वाला ठीक था, और मिट्टी वाला ठीक इसलिए भी था, फोड़ने में बड़ा मजा आता था। जब भर जाता था कूड़ा, ऐसे एक बार मारो नहीं तो ऊपर से नीचे छोड़ दो, तो लगता था कि हाँ पैसा जमा हुआ है। प्लास्टिक वाले में वो फील नहीं आता, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो एक पिगी बैंक है। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे क्वाइन, मतलब कि एक पिगी बैंक में 50 पैसा वाला क्वाइन जो है वो 100 गो है। 50 पैसे वाले क्वाइन को हम लोग क्या कहते थे मालूम है अपने टाइम पे, अठन्नी। याद है? नहीं तुम लोग को याद नहीं है, खैर चलो। अठन्नी चलाए भी हो तुम लोग नहीं चलाए होगे, चलो कोई बात नहीं। तो 50 पैसा वाला कॉइन कितना है, 100 गो है। 1 रुपया वाला कॉइन के गो है, 50 गो है। और 2 रुपये वाला कॉइन कितने हैं, 20 है। और 5 रुपये वाला कॉइन हमारा 10 है। इसी को हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बताइए पहले 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 100 है, यानी कि 50 पैसा वाला कॉइन हमारे पास 100 है। उसके बाद फिर कौन सा था, 1 रुपया वाला, 1 रुपीज 1 कॉइन्स कितने हैं, 50। उसके बाद कौन सा है, रुपीज 2 कॉइन्स, यानी कि 2 रुपये वाला कॉइन हमारे पास कितना है, 20। और 5 वाला कितने हैं, 10 है। तो बताइए टोटल आउटकम आपके पास कितने हुए, मतलब सबको जोड़ दो तो 50 और 100, 100 और 50 मतलब 150, 170 और 10 180। टोटल सिक्का हमारा जो है उस गुल्लक में 180 सिक्का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल में, और क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट 1 कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, मतलब कि आप गुल्लक को आप क्या कर रहे हो, ऐसे था आपका गुल्लक को आपने पलटा दिया, तो पलटा दिया तो उसमें से क्या होता है कि एक सिक्का नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, तो क्या संभावना है कि जो सिक्का गिरा, क्या संभावना है कि जो सिक्का गिरा वो 50 पैसा वाला कॉइन है। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसके लिए, 50 पैसे वाले के लिए। तो इसके बाद इसके लिए चलो यहाँ पे पहला हम लोग कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन्स। तो 50 पैसा वाला कितना था हमारे पास, 100 था, तो 100 बाई कितना हो जाएगा, 180। इसको काट सकते हैं हम लोग, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 9, यानी कि 5/9। इसका ये आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्या पूछा गया है, सेकंड पूछा गया है विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए जो 5 रुपये का सिक्का नहीं है। तो जो 5 रुपये का सिक्का नहीं है वो हमारा बचा कौन कौन, फिर देखिए ध्यान से। तो ये हमारा 5 वाला है, इसको तो नहीं लेना है, तो बचा कौन, ये ऊपर 3 हुआ, 170 बचा हमारा। तो इसके लिए आप यहाँ पे आ जाइए, सेकंड नंबर इसका, नीचे जगह नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या लिखेंगे, गेटिंग नॉट
₹5 कॉइन्स। तो 170 बचा ना, 170 बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, 17/18, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए 10 के बाद 11 नंबर में आइए। 11 नंबर में क्या कहा गया है? गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। मतलब कि गोपी यहाँ पे क्या है, लड़का या लड़की है? कोई बात नहीं, कुछ भी हो, क्या दिक्कत है, सवाल समझने से मतलब है। तो यदि किसी को गोपी लग रहा है कि लड़का है तो लड़का समझ लो, किसी को लग रहा है कि गोपी लड़की है तो लड़की समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोटो में दिख रहा है ना, वो फीमेल है, वो फीमेल गोपी नहीं है, वो फीमेल दुकान वाला है, ठीक, इस बात को याद रखना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि जो डायग्राम में दिया गया है वो फीमेल जो इसे नेट से मछली निकाल रही है वो गोपी नहीं है, वो दुकान वाला आदमी है, मतलब आदमी नहीं है, औरत है, ठीक है ना। तो गोपी के पास एक एक्वेरियम है अपने घर में। एक्वेरियम का मतलब आप जानते हैं ना, छोटा सा मछली जिसमें लोग पालते हैं, शीशा वाला, उसके पास एक्वेरियम है, लेकिन एक्वेरियम में मछली नहीं है। तो गोपी क्या करता है, मार्केट जाता है, दुकान, वहां से अपने लिए, अपने एक एक्वेरियम के लिए मछली लाता है वो खरीद के, ठीक है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। फिगर भी आप देख लीजिए, फिगर बगल में दिया गया है। तो दुकानदार क्या करता है, अपने एक्वेरियम में से बिना देखे एक मछली बाहर निकाल के उसको दे देता है, रैंडमली इसे निकाल के दे देता है। उसके पास जो अपना एक्वेरियम था दुकानदार वाले के पास, उसमें ना 8 मेल फिश था, सॉरी 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश। तो पहले आप ये लिख लो ताकि हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो पहले बताइए मेल फिश कितने हैं? मेल फिश टोटल हमारे पास है 5 और फीमेल फिश 8 है। तो टोटल आउटकम कितने हुए हमारे पास? टोटल आउटकम का मतलब टोटल फिश मेल प्लस फीमेल कितना हो गए? 8 2 10 3 13। तो क्या संभावना है, देखो दोबारा सवाल को समझिए पहले। गोपी के पास एक एक्वेरियम है, उसमें मछली नहीं है, वो मछली खरीदने के लिए दुकान में जो दुकान जो है मार्केट में वहां पे जाता है। दुकानदार क्या करता है, क्या करती है, अपने एक्वेरियम में से बिना देखे एक मछली निकाल के गोपी को दे देती है। अब उसने अपने एक्वेरियम से जो मछली निकाल के दिया, उसके खुद के एक्वेरियम में, दुकानदार के खुद के एक्वेरियम में 5 मेल फिश है और 8 हमारा फीमेल फिश है। तो क्या संभावना है कि जो गोपी को मछली मिला वो क्या है? हाँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो क्या संभावना है कि गोपी को मेल फिश ही मिला होगा? मेल फिश का बात क्या है, इसका मतलब केवल आपके माइंड में मेल फिश का ही डाटा रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश। तो मेल फिश का बात हुआ तो मेल फिश कितने हमारे पास? 5। टोटल कितना? 13। तो 5/13 हो जाएगा, बस आंसर इसका यही है। ओके, आगे 12 नंबर में आइए। तो प्रोबेबिलिटी में ना कई बार क्या होता है, सवाल बहुत बड़ा दिया हुआ रहता है लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा होता है। देख लीजिए कितना छोटा है ना। मेन आंसर तो हमारा यही वाला लाइन है, ये तो ऊपर में केवल इन्फॉर्मेशन के लिए इसको लिखना पड़ता है। तो कई बार प्रोबेबिलिटी में सवाल बहुत बड़ा होता है लेकिन आंसर उसका बहुत ही छोटा होता है। बस सवाल को अपने तरफ से आप इंटरप्रेट कीजिएगा। सवाल आपको घुमा रहा है, आपको घूमना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 में देखिए, 12 में क्या कहा गया है? 12 में कहा गया है अ गेम ऑफ चांस। अच्छा, बगल में ना डायग्राम भी दिया गया है, उसको भी आप देखते रहिए। इसको हम लोग गेम ऑफ चांस कहते हैं, मतलब किस्मत का खेल। और इस प्रकार का गेम आपने अक्सर देखा होगा मूवी में, और मूवी में कहाँ पे मालूम है, जो बार बार होता है, पार्टी वार्टी जहाँ पे होता रहता है वहाँ पे आपने ऐसा देखा होगा, जिसको हम लोग जुआ भी कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का गेम आपने देखा होगा, चरखी बना हुआ है, उसमें 8 तक नंबर लिखा हुआ है, एक कांटा उसमें दिया हुआ जो कि 1 पे वो दिख रहा है। तो गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and there are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? यानी कि चकड़ी बना हुआ है, 8 नंबर तक है, उसमें क्या संभावना है कि वो जो कांटा है, सुई जो है, वो 8 पे ही आके रुकेगा? क्या संभावना है? तो सबसे पहले तो आप इसमें टोटल आउटकम लिखिए। टोटल आउटकम आपके पास कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल आउटकम आपके पास 8 है। तो पहला बात करते हैं, क्या संभावना है कि वो कांटा यानी कि वो निडल 8 पे ही आके रुकेगा? क्या संभावना है? तो 8 इसमें कितने बार है? एक बार है। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। क्या संभावना है कि वो 8 पे ही आके रुकेगा? तो 8 हमारा एक ही बार है, तो 1/8, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड में आ जाइए। सेकंड में क्या कहा गया है? सेकंड में कहा गया है एन ऑड नंबर। अच्छा, अब इसमें जरा आप पता कीजिए तो ऑड नंबर कौन कौन है। ऑड नंबर का मतलब है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो इसमें ऑड नंबर हमारा कौन कौन है? 1 3 5 7। 1 3 5 7 कितने हुए? 4 हुए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो 4 हो गए, 4/8, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा। तीसरा नंबर में क्या कहा है? एन अ नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि जो 2 से बड़ा है। तो 3 4 5 6 7 8 कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2। कितना? 6/8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा। ठीक है, लास्ट इसमें चौथा नंबर क्या कहा है? चौथा नंबर इसमें कहा है अ नंबर लेस देन 9, यानी कि जो 9 से छोटा है। बाकी सब तो छोटा ही है 9 से। कितना? 8/8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9, यानी कि जो 9 से छोटा है। बाकी सब तो छोटा ही है ना 9 से। तो कितना हो जाएगा? 8/8, यानी कि 1। इसका मतलब ये हमारा श्योर इवेंट है। क्यों श्योर इवेंट है भाई? क्योंकि बाकी सब नंबर तो हमारा 9 से छोटा ही है ना। तो कंफर्म है ये कि हाँ भाई सब छोटा ही है, तो 1 आएगा इसका आंसर। वो 8/8, बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, 12 हो गया हमारा। 13 नंबर देख लिया जाए। इसको मिटा दे इसको। 13 नंबर में ये तेरह नंबर में ये 13 नंबर पहले सवाल पढ़िए। कहा गया आ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक ही बार फेंका जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 3 चीज इसमें पूछा गया है। तो पहले आप बताइए कि यदि हम लोग एक डाई को एक बार फेंक रहे हैं तो टोटल आउटकम कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। तो पहले आप यहाँ पे टोटल आउटकम लिखिए। 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6। अब पहले बार में क्या पूछा गया है पहले वो पता करते हैं हम लोग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? तो पहला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो क्या संभावना है प्राइम नंबर आने का? प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका मात्र 2 ही फैक्टर हो। ठीक है ना, 2 ही फैक्टर। तो इसमें बताइए हमारा कौन कौन सा प्राइम नंबर है? 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। आपने बचपन वाले क्लास में पढ़ा होगा 1 इज नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी कि 1 हमारा ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर। तो 1 को आप छोड़ दीजिए। 2 3 और 5, 2 3 5, बस यही 3 नंबर का हमारा 2 फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए? 2 3 और 5, तो 3 आ गए। तो 3/6 यानी कि 1/2। ओके, कोई दिक्कत? तो ये बात हो गया हमारा प्राइम नंबर का। आगे क्या पूछा गया है? अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and
6 जो 2 और 6 के बीच में लाई करे, तो 2 और 6 के बीच में कौन लाई कर रहा है? 3 4 5, 3 4 5 लाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर laying between 2 and 2 और 6, तो 3 4 5 यानी कि 3/1/2। तीसरे नंबर में आइए, तीसरे में क्या पूछा गया है? ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, तो कौन कौन नहीं होगा? 1 3 5, 1 3 और 5, इसमें भी 3 नंबर। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो 3/6 है यानी कि 1/2, सभी में 1/2 1/2 1/2 आंसर इसमें आ गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए 14 नंबर में आइए, 14 नंबर में आ जाइए जरा ध्यान से। हाँ 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सवाल तब बन जाएगा जब आपने कार्ड के बारे में पढ़ा होगा। कार्ड, और कार्ड तो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। देखते हैं आप लोग कितना इसमें बना पाते हैं। देखिए क्या कहा गया इसमें कार्ड वाले में, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 6 चीज इसमें निकालना है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसमें का टोटल आउटकम लिखते हैं। कितना होता है कार्ड में टोटल आउटकम? टोटल आउटकम इसमें हमारे 52 होते हैं। ओके, इन 52 कार्ड में से एक कार्ड को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो क्या संभावना है कि जो हमने कार्ड बाहर निकाला वो अ किंग ऑफ रेड कलर। अब यहीं से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। सभी के मतलब किसी किसी के आगे ना ए लिखा हुआ है, ए फॉर एप्पल वाला। इसका मतलब क्या? एक नहीं, इसका मतलब यहाँ पे एक का वो बात नहीं कर रहा है, पूरा समझिए। ये कह रहा है किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर का मतलब है कि रेड कलर में टोटल किंग कितने होते हैं। हाँ, रेड कलर का मतलब एक हमारा हार्ट और एक हमारा डायमंड। तो हार्ट में भी एक राजा होता है और डायमंड में भी एक राजा होता है। तो टोटल कितने राजा हो गए? 2 हो गए। तो यहाँ पे जो अब आगे लिखा हुआ अ का मतलब एक नहीं समझना यहाँ पे आप, बल्कि यहाँ पे ये समझो कि बात कौन से कलर का हुआ? रेड कलर का। और रेड कलर में भी किसका बात हुआ? राजा का। तो लाल कलर हमारा 2 ही होता है, एक हार्ट का और एक डायमंड का। हार्ट में भी एक राजा और डायमंड में भी एक राजा। कितने राजा हो गए? 2 राजा हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा है किसका? किंग, वो भी किसका? रेड कलर का। तो रेड कलर में हमारा किंग मात्र 2 होता है, तो 2/52। इसको आप काटेंगे तो आपके सामने 1/26 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड में आइए, सेकंड में क्या कहा गया? सेकंड में कहा गया ऑफ फेस कार्ड। ऑफ फेस कार्ड का मतलब एक फेस कार्ड नहीं, फेस कार्ड का मतलब टोटल फेस कार्ड। इसमें कलर भी नहीं कहा, इसका मतलब फेस कार्ड टोटल। कितने टोटल फेस कार्ड? 12। तो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। तो फेस कार्ड टोटल हमने बताया था आपको कितना? 12/52। इसको आप काटना चाहेंगे? काटना चाहेंगे तो आप काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 26, 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 13, यानी कि 3/13 इसका आंसर हुआ। तीसरे नंबर में आइए, तीसरे में क्या पूछा गया? अ रेड फेस कार्ड। अ रेड फेस कार्ड का मतलब है रेड वाले में टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 6। 3 डायमंड में और 3 हमारा हार्ट में, तो 6 हो गए हमारे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड हमारे टोटल कितने होते हैं? रेड फेस कार्ड के बस 6, तो 6/52। इसको आप काटो 2 से, 3, इसको आप 2 से काटो 26, यानी कि 3/26। कोई डाउट इसमें? आगे चौथे नंबर में क्या पूछा गया है? चौथे नंबर में पूछा गया है द जैक ऑफ हार्ट। हाँ, जैक ऑफ हार्ट का मतलब है हार्ट का, केवल हार्ट का जैक। तो हार्ट में कितने जैक होते हैं? 1 होते हैं बस।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक किसका, ऑफ हर्ट्स। तो कितने होते हैं हर्ट में जैक, 1 होते हैं, तो 1/52 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर में क्या कहा गया, 5वें नंबर में कहा गया अ स्पेड। अ स्पेड कहा है, अ स्पेड का मतलब क्या है, एक स्पेड नहीं, अ स्पेड का मतलब है स्पेड में टोटल कितने कार्ड हैं, फेस प्लस नॉन फेस पूरा कितने, 13। 10 1 से लेकर 10 तक 10 हो गए और 3 हमारा फेस कार्ड, तो 10 3 13। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड, यानी कि 13/52। इसको आप काटेंगे तो 1/4 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें। चलिए लास्ट 6वां नंबर बता दीजिए क्या है। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड का क्वीन एक ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन किसका, डायमंड्स, तो एक ही होता है 1/52। ये इसका पूरा आंसर हो गया, यानी कि 14 नंबर में हम लोगों को 6 चीज बनाना था और ये पूरा हमने बना लिया। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आई है 14 नंबर में क्या हमने किया। चलिए तो यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लीजिए। 15 नंबर, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग कल करते हैं, टाइम आज हमारा बहुत हो गया। 15 से लेकर 25 तक हमारा बच रहा है, 11 सवाल पूरा बच गया, तो हम लोग इसको कल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को कम्प्लीटली खत्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।